जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आपके पेपर का नाम रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, अब बाकी एग्जाम आपके कहाँ कहाँ होने वाले हैं तो गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके 30 मई को एग्जाम होने वाले हैं यानी कल। बाकी माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में आपको 19 जून को एग्जाम होने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपके 24 जून 2026 को होने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोगों के एग्जाम का डेट जो है एक्सटेंड हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस और पैटर्न तो थोड़ी ना चेंज होता है ना, वो सारी चीज़ें वही रहता है। तो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें आपके 100 एमसीक्यूज है और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय के हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के हैं और माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के हैं, आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लें। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। और देखिए, क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ चीज़ें पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, नीचे हाइप का बटन बना होगा, HYP हाइप लिखा होगा। जितना ज़्यादा पॉइंट आप देंगे क्लास को, जितना ज़्यादा हाइप आप करेंगे, हाइप में पॉइंट मिलता है ना, तो जितना ज़्यादा पॉइंट रहता है क्लास को, यूट्यूब उतना ज़्यादा क्लास रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। ठीक है, और एक लाइक मोस्टली सभी लोग कर दीजिएगा जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मुझसे कैसे जुड़ना है, सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर कैसे भेज सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। गुरु ग्रंथ साहिब ये आपका सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि देश में अनेकता में एकता सुनिश्चित करने के लिए 1961 में किसकी स्थापना की गई। तो इसमें स्थापना करी गई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की, है ना। देश में, ठीक है, देश में अनेकता में एकता सुनिश्चित करने के लिए 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना करी गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके जातिवाद, सांप्रदायिकता और राजनीतिक दल। ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति सांसारिक दुखों से स्वयं को बचा सकते हैं उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैं क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही बच्चों का डाउट रहता है, तो डाउट सेशन के लिए आपको चिंता नहीं करना है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607574574। ठीक है, इस पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा ना रहे कि आपका डाउट बचा रह जाए और आप लोग क्लास अटेंड कर लें, है ना। तो डाउट के लिए भी आपको चिंता नहीं करना, आपको पैसा नहीं देना है। सारी चीज़ें बिल्कुल बीए सेमेस्टर वाला फ्री में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराता है, तो चैनल पर भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर भेज देंगे ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी बना दूँ। चलिए पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद किस धर्म के अनुयायियों के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो इसमें वृद्धि हुई है इस्लाम धर्म में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है औद्योगिक वर्ग संरचना में उच्चता से निम्नता के क्रम में वर्गों का कौन सा क्रम सही है। कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका पूंजीपति वर्ग। दूसरे नंबर पर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्लास यानी प्रशासनिक वर्ग। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका व्यवसायिक वर्ग यानी जो प्रोफेशनल क्लासेस के लोग हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में आपका लेबर क्लास आता है श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये आपका तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये आपका वर्गों के क्रम से सही आंसर है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। ठीक है ना, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेहतर रहता है इंग्लिश में, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को योगेंद्र सिंह ने लिखी है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। इस पुस्तक को योगेंद्र सिंह ने कब लिखी है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1973 में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है, जो दशा सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, सोशल चेंज। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें, भारत में सांस्कृतिक आधार पर निम्न जातियों की स्थिति में होने वाले सुधार को एम.एन. श्रीनिवास ने किस प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था, वर्ष 1955 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या पूछा गया आपसे, देखें, प्रश्न नंबर 11 है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किन दो तरह के प्रतिबंधों से कम होती है। तो दो तरह के प्रतिबंध है, पहला है नैसर्गिक और दूसरा है निरोधक प्रतिबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है, किसने उत्पाद के तरीकों तथा उत्पादन के संबंधों के संदर्भ में वर्गों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। तो कार्ल मार्क्स ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग विशेषता नहीं है। वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है इन चारों में से। तो देखें, वर्ग की विशेषता होती है वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण और वर्ग संघर्ष। ये तीनों क्या है, वर्ग की विशेषता है, लेकिन प्रदत्त स्थिति जो होती है ये वर्ग की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है, नगरीय मध्यम वर्ग में सबसे निम्न स्तर पर स्थित वर्ग को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो सीमांत मध्यम वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति विवाह का स्वरूप नहीं है। जनजाति विवाह का स्वरूप होते हैं परीक्षा विवाह, जनजाति विवाह का स्वरूप है हठ विवाह, भी आपका जनजाति विवाह का स्वरूप है, और विनिमय विवाह भी जनजाति विवाह का स्वरूप है। ब्रह्म विवाह आपका जनजाति विवाह का स्वरूप नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है अलग अलग विश्वविद्यालय में कि वर्तमान में हिंदुओं में कौन सा विवाह प्रचलित है। तो ब्रह्म विवाह प्रचलित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें पूछा है, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है, या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है। तो प्रतिलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें स्त्री द्वारा अपने से निम्न जाति के पुरुष से विवाह करना, ठीक है ना। अगर कोई स्त्री है अपने जाति से छोटी जात वाले लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अंतर विवाह किसे कहा जाता है, तो अपनी ही जाति से अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है, ठीक है। बहिर्विवाह क्या होता है, तो अपनी जाति से दूसरी जाति में विवाह करना बहिर्विवाह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में मुस्लिम महिला अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, मैरिज राइट प्रोटेक्शन, ठीक है ना। मैरिज राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था भारत में। मुस्लिम महिला अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, तो यह पास हुआ था 2019 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अंतर विवाह का अर्थ है, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था, अपनी जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है, हिंदू विवाह का वर्तमान में सबसे प्रचलित स्वरूप है। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ब्रह्म विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें पूछा गया है, मुस्लिम विवाह है एक, मुस्लिम विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामूहिक नहीं, यहाँ पर सामाजिक अनुबंध होगा, है ना। टाइपिंग में गलती हो गई, ध्यान रखिएगा। क्या है, सामाजिक, ठीक है ना, क्या है, सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम विवाह, ठीक है ना, धार्मिक समझौता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समुदाय की विशेषता नहीं है। जनजाति समुदाय में सामान्य नाम होता है, सामान्य भाषा होती है, सामान्य संस्कृति भी होती है, लेकिन बहिर्विवाह आपका नहीं होता है जनजाति समूह में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या में अधिक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है। क्या कह रहा है, घोटुल है ना, घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है। तो ये आपका मुरिया का है ना, मुरिया जनजाति का युवा गृह है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण है। जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण है कारखानों और सड़कों का निर्माण। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जब विभिन्न सांस्कृतिक समूह एक दूसरे की जीवन शैली को ग्रहण करके एक स्वरूप समूह के रूप में बदल जाते हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को आत्मसत्करण कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आत्मसात्करण। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा, इन चारों में से कौन सी एक दशा है जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो देखिए इसमें नगरीकरण में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। बाकी आपकी जन्म एवं मृत्यु दर में असंतुलन होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी। परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, ये भी आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण है। बाल विवाह का प्रचलन भी, ठीक है ना, नगरीकरण में वृद्धि ये आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा है कौन सी जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है कौन सी जनजाति में, खासी जनजाति में आपका मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 46 में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, 8.6% है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा है निम्नांकित में से किसने जनजाति समस्याओं के उपचार के लिए राष्ट्रीय उपवन को विकसित करने का सुझाव दिया। तो ये सुझाव दिया था वेरियल एल्विन ने। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरी समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। ग्राम्य नगरी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी जीएस घुरिये के द्वारा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है भारतीय गांवों में आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा आधार प्रमुख है। तो इसमें आपका प्रमुख है जाति यानी कास्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है देखें भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी के बाद सबसे अधिक क्या बोली जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है ना, उर्दू तेलुगु तमिल नहीं, बंगाली भाषा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी भाषा इन चारों में से इन तीनों भाषा में से कौन सी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है आपकी तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, ये तीनों है ना। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषा ये तीनों आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का है। प्रश्न नंबर 35, इसमें आपसे क्या पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का एक रूप नहीं है। भारत में विविधता का एक रूप नहीं है, क्या भाषाई विविधता भारत में नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा एक रूप नहीं है, तो नहीं, यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा है और ये पॉजिटिव है ना, भाषाई विविधता है तो ये आपका सही नहीं होगा। भौगोलिक विविधता भी भारत में है, धार्मिक विविधता भी है भारत में, और यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा है और ये तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा हमसे
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने दिया है? तो इस वाक्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, इसमें पूछा गया है जाति एक बंद वर्ग है। क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो मजुमदार एवं मदान ने कहा था कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 38, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है किससे? विकासशील समाज से संबंधित है, डेवलपिंग सोसाइटी से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। काका कालेलकर आयोग की स्थापना करी जाती है जनवरी 1953 में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़े हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। भारत में नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ? नक्सलवाद क्या है? एक आंदोलन है, और यह जो आंदोलन है कहाँ से शुरू हुआ था भारत में? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 43, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से राष्ट्रीय एकीकरण का संबंध किस दशा से है? राष्ट्रीय एकीकरण का जो संबंध है ना, ये आपका राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना से है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 44, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? दलित समुदायों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी भीमराव अंबेडकर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में नियोजित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विवाह प्रणाली में परिवर्तन ला सकता है? तो विवाह प्रणाली में आधुनिक शिक्षा परिवर्तन ला सकती है, मॉडर्न एजुकेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद ने कहा था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम, है ना, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, इसमें पूछा गया है ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करने वाले समाज सुधारक का नाम है? तो उस समाज सुधारक का नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित संयुक्त परिवार का प्रकार है? संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, है ना। ज्वाइंट फैमिली का प्रकार क्या है? ज्वाइंट फैमिली का प्रकार है सामाजिक दायित्वों में सहभागिता बढ़ाना, सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना और सदस्यों को संस्कृति का प्रशिक्षण देना है, तीनों। तो डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली को संपत्तियों में स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार देने वाला कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किस एक आधार से होता है? तो इसमें वैचारिकी से होता है, आइडियोलॉजी से, है ना। धार्मिक विश्वासों का संबंध जो होता है किस एक आधार से होता है? आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वैचारिकी यानी विचारधारा, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को संयुक्त रूप से कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन, इन चारों में से कौन संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली को ज्वाइंट फैमिली की एक प्रमुख विशेषता है? ज्वाइंट फैमिली में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है ना, कर्ता की प्रधानता होती है ज्वाइंट फैमिली में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे बहुजन समाज कहा जाता है, प्लूरल सोसाइटी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 58, इसमें पूछा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म की शाखाएं हैं? ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर ये आपकी जैन धर्म की शाखाएं हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर पूछा गया है, हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर इसमें पूछा गया है, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो इन्हें पैगंबर के रूप में मान्यता दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण पुस्तक के लेखक का नाम है, इंग्लिश में देख लेंगे, सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इज। ठीक है ना, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया है योगेंद्र सिंह के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक रूपांतरण का आधार है? इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया है जो सामाजिक रूपांतरण का आधार है? तो जो आधुनिकीकरण है, ठीक, जो मॉडर्नाइजेशन है, ये क्या है? ये सामाजिक रूपांतरण का आधार है। डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एशियन ड्रामा नामक पुस्तक का लेखक है? एशियन ड्रामा पुस्तक को लिखा गया है गुन्नार मिडल के द्वारा। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जातिवाद के सही रूप को दर्शाती है ना? तो जातिवाद को सही रूप से दर्शाती है, इनमें से कौन सी दशा है? तो जाति पूर्वाग्रहों की भावना। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 65, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी दशा बाधक है? भारत के एकीकरण में जातिवाद, ठीक है ना, ये बाधक है। जातिवाद एक प्रमुख बाधक है राष्ट्रीय एकीकरण में, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद की समस्या निम्नलिखित में से किस दशा को अभिव्यक्त करती है? तो यह अभिव्यक्त करती है विभिन्न जातियों के बीच आत्मविश्वास को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी दशा जातिवाद का दुष्परिणाम है? जातिवाद का दुष्परिणाम क्या है? तो सामाजिक पृथक्करण। ठीक है ना, जो दशा जातिवाद का दुष्परिणाम क्या है? सामाजिक पृथक्करण है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 68, इसमें आपसे पूछा गया है, सांप्रदायिकता की समस्या का संबंध है, सांप्रदायिकता की, ठीक है ना, समस्या का संबंध है किसके साथ? तो सामुदायिक विघटन के साथ। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 69, इसमें पूछा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना करी जाती है 1906 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सी दशा सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम को स्पष्ट नहीं करती है? तो नगरीकरण के विकास में बाधक ये एक ऐसा दुष्परिणाम है जो, ठीक है, सांप्रदायिकता के दशा को स्पष्ट नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति का,
ठीक है, मूल निवास है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज के संदर्भ में किस समाजशास्त्री ने प्रभुजात की अवधारणा का प्रस्तुत की। प्रभुजात की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुजात की अवधारणा दी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है प्रभुजात की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति घोषित करी गई थी वर्ष 1976 में। सी ऑप्शन आपका राइट है, 73 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है जिस विज्ञान में हम मानव की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जननांकिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 75। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जननांकिकी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो इसमें जनसंख्या की मनोवृत्तियां नहीं किया जाता है, ठीक है ना, एटीट्यूड्स ऑफ पॉपुलेशन। बी ऑप्शन आपका राइट है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। निम्नांकित में से किस एक विशेषता का अध्ययन, तो जनसंख्या की मनोवृत्तियां को एटीट्यूड बोला जाता है। एटीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन का अध्ययन नहीं किया जाता है जननांकिकी के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कौन सा सुझाव उपयोगी है। तो इनमें से सभी, है ना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन करें, विवाह की आयु में वृद्धि करें और शिक्षा का प्रसार। ठीक है, ये सभी क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सुझाव सबसे उपयोगी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किस वर्ष किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में आरंभ किया गया कब? 1952 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 77 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो केरल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश आपका बिहार है। सी ऑप्शन राइट है, 79 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो टी.आर. माल्थस को जननांकिकी का जनक कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ का नाम क्या है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है वर्तमान युग में जाति व्यवस्था को कमजोर बनाने में कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधन, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन। तो होकार्ट एंड सेनाट हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 84। इसमें पूछा गया है जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया। जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत विकसित किया गया था हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 85। इसमें आपसे पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है क्या। तो एस.बी. केटकर, एस.बी. केटकर के द्वारा हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। हाँ बिल्कुल, आप लोग पूछ रहे थे कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक होकार्ट एवं सोनाट हैं, ठीक है, बिल्कुल। 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 86। इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जीएस घुरिये ने, ठीक है ना, पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया था जनजातियों को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है। सबसे ज़्यादा जनजाति भील पाई जाती है भारत में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इसे भी रखिए, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है। गांव में कम जनसंख्या होती है, कम विविधता भी होता है, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता होती है, लेकिन अवैयक्तिक संबंध नहीं होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होता गांव में। सी ऑप्शन राइट है 91 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया है हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 93। इसमें पूछा है ग्रामीण व नगरीय विशेषताओं वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कह रहा है, ग्रामीण व नगरीय विशेषताओं वाले क्षेत्र को कस्बा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 93 का। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला है नगरीकरण तथा परिवार में परिवर्तन पुस्तक के लेखक हैं। इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ठीक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो MS गोरे के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन राइट है 94 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 95। इसमें आपसे पूछा गया है जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है। तो यह नगर नियोजन है। बी ऑप्शन राइट है 96 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे 97 नंबर पूछा गया है ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है। तो इसे ग्रामीण नगरीय सातत्य कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 97 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है नगर एवं ग्राम में केवल मात्रा का अंतर है, यह किसने कहा। तो यह कहा था मैकाबी और एम्पेज ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, किसका कथन है। ये स्टेटमेंट इमाइल दुर्खिम का है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। मैंने आपके अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो इस क्लास को आपने देख लिया है तो उस क्लास को भी मोस्टली सभी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। DDU का क्वेश्चन पेपर रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त, तो उसमें भी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% आएंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है ना। आप विश्वास करके दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारे के सारे आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही सभी अपडेट आपके दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और बाकी ये व्हाट्सअप नंबर लिख लेंगे। एग्ज़ाम के बाद आप लोग इसी पर अपना व्हाट्सअप नंबर अपना क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे आप लोग ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर फ्रंट पेज पर आपने रोल नंबर लिखा है तो कुछ बच्चे डरते हैं, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका रोल नंबर हटा दिया जाता है और रोल नंबर लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए वर्तमान में नगर तथा गांव दोनों में से कौन सी विशेषता सामान्य है। नगर और गांव में दोनों विशेषता सामान्य है, कौन सी, तो गतिशीलता, मोबिलिटी दोनों में सामान्य बात है। तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी डाक कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।